हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम जो पॉइंट देखने वाले हैं वो है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है ये क्यों करते हैं, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? सो टू एक्टिवेट और इनएक्टिवेट दी प्रोटीन। कभी कभी क्या होता है, जो प्रोटीन बनता है आफ्टर ट्रांसलेशन वो इनएक्टिव होता है और उसको एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, राइट? और समटाइम्स अगर एक्टिवेटेड है वो प्रोटीन से उसको इनएक्टिव करने के लिए भी हमें ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। ओके, और टू डिग्रेड दी प्रोटीन, या फिर हमें अगर प्रोटीन को डिग्रेड करना है तो भी हम क्या करेंगे, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करेंगे। सो वन बाय वन हम देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब समझो कोई प्रोटीन बना और वो कैसा है, लॉन्ग चेन है उसकी और वो इनएक्टिव है। ओके, सो आफ्टर ट्रिमिंग, ट्रिमिंग मतलब उसके कुछ पार्ट्स को कट किया जाता है, प्रोटीन के कुछ अमाइनो एसिड को कट किया जाता है। उसके बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल चेन में। और वो चेन कैसी होगी, वो एक्टिव चेन होगी। मतलब प्रोटीन को हमने क्या किया, यहाँ एक्टिव किया। मतलब जो हमारा प्रोटीन बना था आफ्टर द ट्रांसलेशन वो इनएक्टिव था, बट जब हमने उसमें मॉडिफिकेशन किए ट्रांसलेशन के बाद तो वो कैसे हो गया, एक्टिव हो गया। नाउ फॉर एग्जाम्पल, proteolytic enzymes in the digestive tract are produced in inactive form that are generally termed as zymogen. अब zymogen ऐसे एंजाइम है जो कहाँ पे फॉर्म होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फॉर्म होता है। और वो कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। जब वो बनते हैं तो इनएक्टिव होते हैं। सो उनको एक्टिव करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, देखो। सो after selective proteolysis, these enzymes are converted into the active form. जैसे कि जब वो बनते हैं वो कौन से फॉर्म होते हैं, इनएक्टिव, प्री प्रो इंसुलिन। फिर जब हम उनका ट्रिमिंग करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, प्रो इंसुलिन में। एंड फाइनली फिर से ट्रिमिंग करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इंसुलिन में, जो कि कैसा होता है, एक्टिव फॉर्म होता है। ओके, सो इस डायग्राम में हम देखते हैं। ओके, तो ये देखो, ये किसका स्ट्रक्चर है, हमारा प्री प्रो इंसुलिन का। इस प्री प्रो इंसुलिन में क्या क्या है, ए चेन है, राइट, बी चेन है, सी चेन है, एंड देन दिस सिग्नल पेप्टाइड है। सो जब हमें प्री प्रो इंसुलिन को कन्वर्ट करना है प्रो इंसुलिन में, तो हम क्या करते हैं, ये जो सिग्नल पेप्टाइड है इसको रिमूव किया जाता है, कट किया जाता है। कट करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रो इंसुलिन में। अब देखो यहाँ पे ए चेन है, बी चेन है, सी चेन है। ओके, हमने ट्रिमिंग किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो सी चेन था, ये जो सी चेन था, इसको क्या करेंगे, हम ट्रिम करेंगे या कट कर देंगे इस स्ट्रक्चर से। तो क्या बचा हमारे पास, ए चेन और बी चेन, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। एंड फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन, राइट? सो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज किया, ट्रिम किया है हमने प्रोटीन को, जिसमें हम वन बाय वन, प्री प्रो इंसुलिन था उसमें से सिग्नल पेप्टाइड को कट किया, फिर प्रो इंसुलिन बना उसमें से सी चेन को कट किया, एंड देन फाइनली हमारे पास क्या आया, एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन। सो द नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड वन में क्या आता है, यूबिक्विनेशन। क्या आता है, यूबिक्विनेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं प्रोटीन का। क्यों करना है डिग्रेडेशन, इफ प्रोटीन इज नॉट मेड प्रॉपरली, अगर कोई प्रोटीन बनते समय ठीक से नहीं बना है, या उस प्रोटीन का यूज हमारी बॉडी में हो चुका है, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, सो हम क्या करेंगे, उसको डिग्रेड कर देंगे। कैसे करेंगे, सो जो अनवांटेड प्रोटीन होगा उसको डिग्रेड करने के लिए कौन आएगा, यूबिक्विटिन आएगा। कौन आएगा, यूबिक्विटिन। और यहाँ पे प्रोटीएज एक्टिविटी होगी जिसमें डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन होगा। नाउ दिस यूबिक्विटिन इट रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, फर्स्ट हमने क्या देखा, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे ट्रिमिंग होता है, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होता है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। सेकेंड क्या देखा, यूबिक्विनेशन। यूबिक्विनेशन में क्या किया जाता है, एक जो प्रोटीन है जो अच्छे से बना नहीं है या हमारी बॉडी का उसकी जरूरत नहीं है, उसको हम डिग्रेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द यूबिक्विटिन। और ये यूबिक्विटिन कैसे रहता है, रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट द प्रोसेस।
नाउ द थर्ड वन, दैट इज कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। अब कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में फर्स्ट क्या आता है, देखो फॉस्फोराइलेशन आता है। नाउ द वर्ड itself says phosphorylation, मतलब something is related to phosphate group, right? So इस प्रोसेस में क्या होता है, either there is addition or removal of phosphate group। एडिशन या रिमूवल करते हैं किसका, फॉस्फेट ग्रुप का। अगर किसी फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होता है तो उसमें कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, काइनेज वर्ड यूज किया जाता है। और अगर रिमूवल होता है तो क्या यूज किया जाता है, वर्ड फॉस्फेटेज। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी एक एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेस। ग्लाइकोजन सिंथेस कैसा है, ये अभी एक्टिव है। कैसा है, एक्टिव है। अब इसको अगर हमें इनएक्टिव करना है तो इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप को हम क्या किया हमने यहाँ पे ऐड किया है, राइट। ऐड करने के बाद ग्लाइकोजन सिंथेस में यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ, ये इनएक्टिव हुआ, राइट। अब अगर इसी ग्लाइकोजन सिंथेस जिसको फॉस्फेट ग्रुप अटैच है इनएक्टिव है, राइट। अगर हमें फिर से अब इसको एक्टिव करना है तो क्या करना पड़ेगा, सो फॉस्फेटेज एंजाइम का यूज करके यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो रिमूव करना पड़ेगा, तब ग्लाइकोजन सिंथेस क्या हो जाएगा, फिर से एक्टिव हो जाएगा। ओके, सो फॉस्फोराइलेशन कब किया जाता है, एक्टिव करना है, इनएक्टिव करना है। अगर आपको एक्टिव करना है तो आप काइनेज एंजाइम यूज करोगे इन केस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेस, सो इनएक्टिव हो जाएगा वो। और जब आप फॉस्फेटेज एंजाइम यूज करोगे सो इनएक्टिव से कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। अब हाइड्रोक्सिलेशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिलेटेड होगा। सो देर इज एडिशन ऑफ व्हाट, OH ग्रुप। OH ग्रुप हम ऐड करते हैं प्रोटीन में। अब फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे प्रो कोलेजन है विच इज प्रेजेंट इन बोन एंड मसल, राइट। सो इस प्रो कोलेजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड किया जाता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, कोलेजन। टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कोलेजन यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड किया जाता है। रिमेंबर एडिशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू लाइसिन एंड प्रोलीन। जब आपको कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करना है किसी भी प्रोटीन में तो वो कहाँ पे जाके बाइंड होता है या कहाँ पे बाइंड होता है वो, सो लाइसिन या प्रोलीन अगर अमाइनो एसिड वहां पे प्रेजेंट है उस प्रोटीन में, सो वहां जाके वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा, अटैच होगा। क्या बोला मैंने, अगर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करना है तो वो जो प्रोटीन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो प्रोटीन यूज किया है हमने, इसमें लाइसिन या प्रोलीन होना चाहिए। इसी लाइसिन या प्रोलीन को जाके ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा, बाइंड होगा, राइट। तभी प्रो कोलेजन ये कोलेजन में कन्वर्ट हो पाएगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज ग्लाइकोसाइलेशन। नाउ ग्लाइकोसाइलेशन वर्ड से ही हमें पता चलता है दैट इज समथिंग ग्लूकोज या ऐसे शुगर से कुछ तो रिलेटेड है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोटीन को किससे बाइंड किया गया है, ओलिगोसैकेराइड से, कार्बोहाइड्रेट चेन से यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको बाइंड करते हैं। प्रोटीन है और इसको चेन हमने ओलिगोसैकेराइड की क्या 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 उसको बाइंड किया। नाउ दिस कैन हैपन इन 2 वेज। तो देखो, एक तो O लिंक्ड हो सकता है, नहीं तो N लिंक्ड हो सकता है। वन बाय वन हम देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज O लिंक्ड। If the oligosaccharide is attached to the oxygen of the protein, then it is called as O-linked glycosylation. अगर ओलिगोसैकेराइड बाइंड होते समय प्रोटीन को O साइड पे ऑक्सीजन जहां पे वहां पे अगर अटैच हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, O-linked glycosylation। अब देखो प्रोटीन है, प्रोटीन के पास एस्पार्टिक एसिड है, राइट। अमाइनो एसिड है उसके पास एस्पार्टिक एसिड। सो कार्बोहाइड्रेट को बाइंड होना है, सो कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे बाइंड होगा, ये जो एस्पार्टिक एसिड जहां पे होगा वहां पे जाके वो बाइंड हो जाएगा। ओके, सेम इन केस ऑफ N linked glycosylation, if the oligosaccharide attached to the नाइट्रोजन ऑफ प्रोटीन, अगर कोई भी ओलिगोसैकेराइड या शुगर क्या होगा, N नाइट्रोजन को जाके अटैच होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, N लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन बोलेंगे। जैसे कि इन केस ऑफ दिस प्रोटीन है, N है इसके पास, नाइट्रोजन है, सीरीन और थ्रियोनाइन है, सो इसके पास में जाके ये कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। ओके, रिमेंबर MCQ में पूछा जाता है
ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में कार्बोहाइड्रेट चेन कौन से अमाइनो एसिड को जाके बाइंड होता है? सो एस्पार्टिक एसिड। एंड लिंक्ड में कहाँ जाके बाइंड होता है? सो सेरिन और थ्रियोनिन अमाइनो एसिड के पास जाके वो बाइंड होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में क्या होगा? एसिटिल ग्रुप का एडिशन होगा, राइट? सो देयर इज एडिशन ऑफ एसिटिल ग्रुप, ये एसिटिल ग्रुप है। सो एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन फॉर जीन एक्सप्रेशन। हिस्टोन आपने सुना होगा, H3, H2A, H2B, H4 ऐसे हिस्टोन होते हैं जो हमारे न्यूक्लियोसोम को अरेंज करने के लिए हेल्प करते हैं। सो अगर इस हमारा डीएनए ऐसे कॉम्पैक्ट होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे कॉम्पैक्ट होके बैठा होता है, राइट? पर जब हमको जीन एक्सप्रेशन कराना होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कराना होता है, तब वो थोड़ा फ्री होना चाहिए, नहीं तो प्रोटीन्स जाके वहां पे बाइंड कैसे होंगे, राइट? सो तब एसिटाइलेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो एसिटाइलेशन किया जाता है हिस्टोन के लिए, उसकी वजह से ये जो कॉम्पैक्ट हुआ जो हमारा डीएनए है वो थोड़ा फ्री हो जाएगा। देखो मैं बता रही हूँ, ऐसे ऐसे कॉम्पैक्ट होता है न्यूक्लियस में हमारा डीएनए, राइट? सो अगर अब हमें इसका ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन कराना है, ट्रांसक्रिप्शन कराना है, तो ऐसे वो स्ट्रेट होना चाहिए, तो ही वहां पे प्रोटीन जाके बाइंड होंगे, राइट? ऐसे बाइंड होंगे। सो वो फ्री करने का काम कौन करता है? इस डीएनए को थोड़ा सा लूज करने का काम कौन करता है? सो एसिटिल ग्रुप जब बाइंड होता है हिस्टोन को, सो वो थोड़ा सा फ्री होना शुरू करता है एंड इट हेल्प्स इन जीन एक्सप्रेशन। ओके, राइट? सो यहाँ पे जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, हाईली कंडेंस्ड डीएनए, एक एंजाइम आया हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, मतलब ऐसा एंजाइम जो हिस्टोन को एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर करेगा, राइट? और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? लूजली अरेंज्ड हिस्टोन एसिटाइलेटेड। जब एसिटिल ग्रुप जाएगा तो वहां पे ये हिस्टोन कैसे हो जाएगा? थोड़ा सा लूजली अरेंज हो जाएगा। ओके, सो और एक पॉइंट है, दैट इज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या किया जाता है? देयर इज एडिशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाता है। उसके बाद में एक पॉइंट है, दैट इज इंटीन स्प्लाइसिंग। व्हाट आर इंटीन और एक्सीन? अगर आपने mRNA का थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इंट्रॉन होता है, एक्सॉन होता है, राइट? सो जैसे इंट्रॉन पार्ट होता है mRNA का नॉन कोडिंग, वैसे प्रोटीन में इंटीन होता है। वैसे प्रोटीन में क्या होता है? इंटीन होता है। और जैसे एक्सॉन होता है mRNA में कोडिंग पार्ट, वैसे प्रोटीन में एक्सीन होता है, EXEIN। So intine are comparable to intron in mRNA. Inteins have to be removed. उसको रिमूव करना पड़ता है एंड एक्सटीन्स ligated in the appropriate order for protein to become active. सेम जैसे mRNA में हम इंट्रॉन रिमूव करते हैं और बाद में एक्सॉन को जोड़ा जाता है, वैसे इंटीन्स को यहाँ पे रिमूव किया जाता है और एक्सटीन को लाइगेट किया जाता है फॉर द प्रोटीन टू बिकम एक्टिव। ओके, सो दिस इज इट फॉर द लेक्चर गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसलेशनल इनहिबिटर्स है उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू।